हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के सेमेस्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। पहले यूनिट 1 में देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक हैं। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है पहला टॉपिक। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सेमेस्टर्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने के लिए आते हैं, वो हमारा किसी का भी आ सकता है, O2, N2, F2, NO, NO+, NO-, CO। और किसी भी मॉलिक्यूल का आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आ जाता है और मैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आता है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अब क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं पहले देखते हैं हम। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, एक मतलब पैटर्न ये है कि आप बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स उसमें आयंस भी इंक्लूड कर देते हैं, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना या स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना। तो वो हम कैसे अरेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो पहले हम क्या करेंगे, उनका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं ये अभी देखेंगे हम। पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, O2 का है हमारा 2, O2+ का है 2.5, O2- का है 1.5 और O2 नेगेटिव का है 1। तो जो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या है, घटेगी। अब हमारा इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2+ का है, तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ इसी की होगी। अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे कम O2+ का, फिर O2 का, फिर O2- और O2 नेगेटिव का। चूँकि 1 बॉन्ड ऑर्डर है, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसी का है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ इसी की है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, F2 हमारा डायमैग्नेटिक क्यों है और O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है। तो चूंकि F2 के अंदर उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और O2 के अंदर अनपेयर्ड होते हैं, इस वजह से हमारा F2 जो है वो डायमैग्नेटिक है और O2 जो है आपका पैरामैग्नेटिक है। यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है। एक क्वेश्चन ये आता है आपका कि हीलियम है, जैसे हीलियम है, बेरिलियम है, नियोन है, तो ये मोनोएटॉमिक ही क्यों रहते हैं। अब चूंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इस वजह से मोनोएटॉमिक रहते हैं। अब जैसा हमने अभी एक क्वेश्चन जो डिस्कस किया था कि उन्हें एक ऑर्डर में लगवा लेते हैं, बॉन्ड स्टेबिलिटी हो, बॉन्ड लेंथ हो, इसी तरह के क्वेश्चंस जो है सेमेस्टर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सब हमारे। जैसे N2, N2+ और N2-, इन्हें हमें क्या लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी। अब हमें देखना है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, N2+ का 2.5 और N2- का भी 2.5, तो हमने उन्हें एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन, ए XY मॉलिक्यूल हैज़ ए बॉन्ड ऑर्डर 2.5, प्रपोज पॉसिबल एनर्जी लेवल डायग्राम्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस फॉर दिस मॉलिक्यूल, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर। एक XY मॉलिक्यूल है, XY मॉलिक्यूल का मतलब X अलग तरह का है और Y अलग तरह का है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो उसका हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो इस तरह की स्पीशीज हमारी क्या हो गई, NO का चूँकि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है और X और Y दोनों अलग तरह के हैं, तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। कैसे निकालना है ये अभी सीखेंगे हम। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है HF का और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अगले क्वेश्चन में CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। फिर हमें क्या है, NO का है, सेम इसी तरह से NO और N2 का हमें निकालना है। अब हम निकालते कैसे हैं बॉन्ड ऑर्डर और डायग्राम कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने लिया N2। अब नाइट्रोजन N2 हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अब N2 आपका N का हमारा एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p3, और आपका P के अंदर एक X के अंदर, एक Y के अंदर, एक Z के अंदर। सेम ऐसा नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से मिलेगा जब N2 बनेगा, तो हमारे 1s मिलके 1s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, 2s से मिलके 2s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, इसी तरह से 2p के साथ मिलके आपके p के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। अब पहला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो 1s के कॉम्बिनेशन से बनेगा, σ1s और σ*1s। इसी तरह से 2s से बनेगा σ2s और σ*2s। अब p के आपके कॉम्बिनेशन से 3 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक तो सिग्मा बॉन्डेड है और 2 पाई बॉन्डेड है। अब Z का लोब चूंकि इसका जो लोब है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, π2px π2py। अब x और y की एनर्जी एक बराबर होती है, इसलिए हमने इज इक्वल टू लिया
फिर है हमारा सिग्मा 2pz। अब उनकी बॉन्डिंग बनी है तो एंटी बॉन्डिंग भी बनेगी। तो ये हमारा, चूँकि जब वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग को हमने स्टार से दिखाया। अब पहला हमने लिया π2px, इसका पी के 1s के बन गए, 2s के बन गए। अब पी का हमने पहला लिया π2px, π2py और सिग्मा 2pz, और इसी तरह से π*2px, π*2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब हमने इन्हें एक सीक्वेंस में लगाया, पहले 1s फिर 2s, और 1s में भी पहला उसका बॉन्डिंग फिर उसका एंटी बॉन्डिंग, सेम इसी तरह से पहले 2s की बॉन्डिंग फिर उसकी एंटी बॉन्डिंग। अब p का π2px, π2py और उसका z। अब हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर हमें पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर अगले इसी तरह से भरते चले जाएंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14। एंटी बॉन्डिंग का नंबर नहीं आया चूँकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे ख़त्म हो गए। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे? पहले नीचे 1s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर 2s के और फिर p के। इधर पहला नाइट्रोजन, इधर दूसरा नाइट्रोजन, और ये जो बीच में हमने बनाए हैं ये क्या है? इन एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन, ये बीच के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। अब पहला नाइट्रोजन हमने लिया, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। सेम इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। अब 1s के कॉम्बिनेशन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ये हमने बना लिया, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, दोनों में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि यहाँ हमारे क्या है, 2 इसके अंदर आ रहे हैं, 2 इसके अंदर आ रहे हैं। सेम इसी तरह से हम 2s का बनाएंगे। अब जो p का है हमारा, हमने देखा उसके अंदर हमारे 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, 2 एक जैसे, एक एक जैसा। अब हमने पहले लिया π2px, π2py और फिर क्या लिया, सिग्मा 2pz, फिर उनकी एंटी बॉन्डिंग। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू कर दी, 14 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं। नीचे से भरने शुरू करेंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14। अब यदि ये हमारा और इलेक्ट्रॉन होते तो ऊपर के ऑर्बिटल्स में आते। अब बॉन्ड ऑर्डर हम जब निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? NB माइनस A बाय हाफ। NB क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। Na का मतलब है एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, और बाय 2 से डिवाइड कर देने हैं। अब हम बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, वो जिनके अंदर स्टार नहीं लग रहा, इसके अंदर नहीं लग रहा, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग वो जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, कौन कौन से हैं? 1 और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 4। तो हमारा हो गया ये बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया 3। अब हमें देखना है कि वो आपका पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर किस तरह का है। अब यदि इन बीच के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है। अब चूंकि यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड हैं तो ये क्या हो गया हमारा, डायमैग्नेटिक। सेम इसी तरह से ऑक्सीजन का है, बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस क्या है, यहाँ हमारा जो है सिग्मा 2pz पहले आ गया। अब तक जो पहले वाली हमने सीक्वेंस देखी थी उसमें क्या था, सिग्मा 2pz बाद में था और π2px π2py पहले थे। इसके अंदर क्या है, सिग्मा 2pz हमारा पहले आ गया। डायग्राम में भी वो पहले ही आएगा, बस सिर्फ बॉन्डिंग पे फ़र्क पड़ता है हमारा, एंटी बॉन्डिंग बाकी एज इट इज़ रहती है हमारी। तो यहाँ हमने क्या किया, सिग्मा 2pz को पहले कर दिया। बस इलेक्ट्रॉन्स की सेम फीलिंग इसी तरह से होगी, बॉन्ड ऑर्डर इसी तरह से निकालेंगे, मैग्नेटिक कैरेक्टर देखेंगे। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि जैसे हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करनी है तो हमने इलेक्ट्रॉन भरने शुरू किए। पहले 1s हमने यहाँ बना नहीं रखा, सेम जैसे नाइट्रोजन का इसी तरह से बनता है। अब हमने आपका 4 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भर दिए, 2 और 2 4, फिर ही 2 इसके अंदर भर दिए, 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो हम ये नहीं करेंगे कि दोनों एक में ही भर देंगे, दोनों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि पहले हुंस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सिंगली भरे जाते हैं, फिर उसकी पेयरिंग होती है। ये हमारा डायग्राम था, बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला, 2 निकला। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। सेम इसी तरह से नाइट्रोजन का बनाएंगे, यहाँ एक तरफ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लेंगे, दूसरी तरफ ऑक्सीजन के ले लेंगे और बीच में हमारे NO के, सेम उसी तरह से उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। और अब चूंकि यहाँ भी हमारा जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के जो है रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कैसे बनाते हैं डिटेल में आप वहाँ से देख सकते हैं। सेम इसी तरह से HF के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो HF है इसका केस इनसे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? चूँकि अब हाइड्रोजन के जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है 1s1,
एक इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन का यदि हम कॉन्फ़िगरेशन लें तो 1s2 2s2 और 2p5। तो अब इसके अंदर क्या है, जो फ्लोरीन का 1s है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, 2s नहीं करता, इसलिए हमने क्या है एनर्जी का सीक्वेंस एक बराबर रखा है। ये ऑर्बिटल हमारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ना 1s ना 2s। अब p का भी जो 2px है 2py है। अब चूंकि ये पाई बॉन्ड बनाते हैं और हमारा जो s है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये हमारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इनका हमने एनर्जी का सीक्वेंस एज इट इज़ रखा। 2p नाम भी एज इट इज़ है, 2px 2py, ये वो हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, इसके 1s से और इसके 2pz से। तो हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया सिग्मा sp, जो कि s और p के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए नाम हो गया सिग्मा sp। अब बॉन्डिंग बना है तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, ये हमने बना दिया उसका एंटी बॉन्डिंग। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका और एक इलेक्ट्रॉन ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, एंटी बॉन्डिंग खाली। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो अब चूंकि बॉन्डिंग के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 निकल के आएगा। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करने लगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ही है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक। अब एक क्वेश्चन और आता है सेमेस्टर्स में कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी एक आध दफ़ा पूछा गया है। तो जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे क्या बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एडिशन से बनते हैं, और एंटी बॉन्डिंग जो है वो सब्ट्रैक्शन से बनते हैं। अब बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनता है जब कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लोब्स का सेम ही साइन हो, मतलब प्लस प्लस से मिलेगा, माइनस माइनस से मिलेगा। और एंटी बॉन्डिंग तब बनता है जब आपका एक का प्लस दूसरे के माइनस से मिलता है, या आपका पहले का माइनस दूसरे के प्लस से मिलता है, जिनके साइन अपोजिट होते हैं वो मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब है जब दोनों सेम फेज में ना हो। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जहाँ 2 न्यूक्लियाई आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उस रीजन में जहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ 2 न्यूक्लियाई आपका मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ क्या है, वहाँ उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी 2 न्यूक्लियाई के बीच में। इनकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एनर्जी कम है, और एंटी बॉन्डिंग की कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में लिक्विड क्रिस्टल्स। इसमें जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपका नेमेटिक सिमेटिक के बीच में डिफरेंस आ जाता है। या लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूरा आएगा कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है, आपका उनके एप्लीकेशंस बताने हैं। या एक बार इस तरह से भी क्वेश्चन आया है कि एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उन्हें हमें टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासीफाई करना है। तो इसमें हमारे ये थर्मोट्रॉपिक लायोट्रॉपिक 2 तरह के होते हैं, पूरा हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। लिक्विड क्रिस्टल्स आप पूरे वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ग्रेफाइट और फ्लोरीन का नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर से आता है आपका, कि जैसे वो आपका लुब्रिकेटिंग है, या आपका गुड कंडक्टर ऑफ आपका थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर है, क्योंकि वो अनपेड एक इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से वो आपका गुड कंडक्टर है। तो इसी तरह का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि ग्रेफाइट हमारा लुब्रिकेंट क्यों, अच्छा लुब्रिकेंट क्यों है। अब चूँकि इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो हमारी क्या है, एक दूसरे से वीक वैन डर वाल फोर्सेस की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं, और ये लेयर्स जो हैं इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो पाती हैं। तो इसलिए ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट है, और इस वजह से उसकी क्या है, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारा। डिटेल क्वेश्चंस में आपका 1-2 दफ़ा ये क्वेश्चंस आए हैं कि फ्लोरीन के बारे में हमें लिखना है, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन बताना है। इसी तरह से ग्रेफाइट और फ्लोरीन स्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन आया है, उसके लिए से मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल और लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपका गुड कंडक्टर क्यों है, वो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ क्यों है, इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह का टॉपिक है नैनो मटेरियल। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक बार ये आया है कि नैनो मटेरियल जो है वो बल्क मटेरियल से डिफरेंट क्यों होते हैं। तो इसके आपको उसमें 1-2 डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट लिखने हैं। एक तो डिफरेंस आपका यही है कि नैनो मटेरियल का जो साइज़ होता है वो 1 to 10 नैनोमीटर के बीच का होता है, और बल्क मटेरियल का इससे ज़्यादा होता है। नैनो मटेरियल को हम नेक डाइस से नहीं देख सकते, बल्क मटेरियल को नेक डाइस से देख सकते हैं। इसी तरह का डिटेल क्वेश्चन एक बार आया है आपका कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर आया है, और उसके एप्लीकेशंस के ऊपर नैनो मटेरियल के बारे में अलग से हम लोगों ने डिस्कस किया है। आपको नैनो मटेरियल के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। अब ग्रीन केमिस्ट्री।
ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एक तो प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो हमारे 12 प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के, और वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस करने के लिए नहीं आते, कोई 4 या 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस करने के लिए आते हैं। और इसमें हमारे कुरिकुलम में 2 सिंथेसिस है, एक एडिपिक एसिड की और एक पैरासीटामोल की, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पैरासीटामोल के सिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये 2 क्वेश्चंस उसमें मेंशन्ड है जो सेमेस्टर्स में आए हुए हैं। इलस्ट्रेट एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड गिव ग्रीन सिंथेसिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के ही बारे में आता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमारा 100% क्वेश्चन आता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए आता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, और एक दूसरा क्वेश्चन इस यूनिट में से ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर उसके प्रिंसिपल और पैरासीटामोल के सिंथेसिस। ये भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके प्रिंसिपल्स की वीडियो अलग है, सिंथेसिस की पैरासीटामोल की अलग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में इन्हें पढ़ सकते हैं। अब हमारी यूनिट 2 जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट है, इसके अंदर पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारी यूवी विजिबल। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसके ऊपर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम और एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट के ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के आए हैं। ये हमारे क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक तो CH3COCH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH3 पूछा किसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ जिस पे कोई मॉलिक्यूल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होती है, मतलब कॉन्जुगेशन तब बढ़ेगी जब आपके डबल बॉन्ड बढ़ेंगे, तो जिसके अंदर ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है। इसमें कोई भी एग्जांपल आ सकता है, बस देखना क्या है, हमें देखना है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड कितने ज़्यादा हैं। अब ये हमारा एसीटोन के अंदर केवल एक ही डबल बॉन्ड है C और O के बीच में, यहाँ क्या है 2 डबल बॉन्ड हो गए, एक C और O के बीच में और एक यहाँ, और दोनों कॉन्जुगेशन में है, तो इसलिए CH2 CH3 का हमारा जो है लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है। और क्यों है, इसे हमने एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन कहा, क्योंकि कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए वर्ड किया। तो बस हमें सिर्फ इसमें इतना लिखना है कि एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन की वजह से हमारी इस वाले मॉलिक्यूल की आपके लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसमें किसी का भी एग्जाम्पल आ सकता है, बस हमें देखना है जिसके अंदर डबल बॉन्ड ज़्यादा है उसका लैम्डा मैक्स हमारा क्या है, ज़्यादा होगा। एक बार आपका क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम के ऊपर भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रोमोफोर क्या है, वो हमारे जिसकी वजह से कोई मॉलिक्यूल हमें कलर दिखाई देता है वो तो है क्रोमोफोर, और ऑक्सोक्रोम वो है जो हमारे जिनका खुद का कोई कलर नहीं होता, लेकिन क्रोमोफोर के साथ मिलके वो क्या है उसके कलर को डीप कर देते हैं, गहरा कर देते हैं। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल है हमारा बेंजीन है, ये हमारा क्या है कलरलेस होता है, जैसे इसके ऊपर NO2 लगा ये पेल येलो कलर की हो जाती है, तो ये NO2 ने इसे पेल येलो कलर दिया, तो NO2 क्या होगा क्रोमोफोर। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर एक NH2 ग्रुप और लगा दिया, अब ये पेल येलो से डार्क येलो हो गया, तो इसने आपका अब NH2 क्या हो गया इसमें ऑक्सोक्रोम, इसने इस पेल येलो कलर को और गहरा कर दिया, डार्क येलो कर दिया, तो NO2 ग्रुप तो क्रोमोफोर हो गया और NH2 हमारा हो गया ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, दोनों क्या है डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अब जो आपका दूसरा एक बार लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आया है कि क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम क्या है, ये ऑलरेडी हमने भी डिस्कस किया, और डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें डिस्कस करनी है। 4 तरह की हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, N टू सिग्मा स्टार और N टू पाई स्टार। चूँकि हमारे पास 3 ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा, पाई और N है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसे हम लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारी उनकी सिक्वेंस है। पहली ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, जब हमारा इलेक्ट्रॉन सिग्मा की बॉन्डिंग से सिग्मा की एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। पाई टू पाई स्टार जब होगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन पाई की बॉन्डिंग से पाई की एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। और आपका N टू सिग्मा स्टार तब है जब लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हमारा सिग्मा की एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, और N टू पाई स्टार वो है जहां हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई की एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। ये उनका एनर्जी का सीक्वेंस है हमारा। अब किस किस मॉलिक्यूल के अंदर ये हमारी होती है अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एनर्जी का सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस ये है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी की है हमारी सिग्मा टू सिग्मा स्टार को। कभी कभी एग्जाम में इन्हें किसी एक ऑर्डर में भी लगवा लेते हैं, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी। अब ये ट्रांजिशंस हमारी होती क्या है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उन मॉलिक्यूल के अंदर होगी जो सैचुरेटेड होते हैं, एंड सॉरी ये लोन पेयर नहीं है इसके पास, बस खाली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर ही होती है लोन। ये आपका जो है टाइपिंग एरर है, ये केवल दिस ट्रांजिशन अकर्स इन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, केवल सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है। हैविंग नो लोन आपका सॉरी राइट है, नो लोन पेयर लिखा हुआ है, हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये उन मॉलिक्यूल, ये हमारी ट्रांजिशन
सेचूरेटेड से मतलब क्या है, जहाँ केवल मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल बॉन्ड है और कोई लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे कि हमारा, क्योंकि ये ट्रांजिशन सब मॉलिक्यूल के अंदर होगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो हर किसी के अंदर होता है हमारा, जैसे कि एग्जांपल है हमारा इथेन है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है जहाँ भी हमारा सिंगल बॉन्ड है वहाँ ये ट्रांजिशन है। पाई टू पाई ट्रांजिशन हमारी अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, अनसेचुरेशन से मतलब क्या है, जहाँ मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे हमारे इथाइलिन है। तीसरी ट्रांजिशन N2 सिग्मा स्टार उन मॉलिक्यूल के अंदर होगी जो सेचुरेटेड है और प्लस उनके पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने एग्जांपल लिया मिथेनॉल, और इसमें लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हमारा किस किस के पास होता है, ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास और सारे के सारे हेलोजेंस के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ट्रांजिशन उन मॉलिक्यूल के अंदर होगी जहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल सेचुरेटेड भी है और आपका लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन भी है उसके पास, ये ट्रांजिशन वहाँ होगी। N2 पाई स्टार वहाँ होगी जहाँ हमारा जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो अनसेचुरेशन, मतलब वो एटम जिसके पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो अनसेचुरेशन से जुड़ा हुआ हो, जैसे हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया हुआ है। अब यदि ये हमारा सिंगल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता ऑक्सीजन, तब हमारी ट्रांजिशन हो जाती N2 सिग्मा स्टार, जैसे कि हमारे मिथेनॉल के अंदर है। लेकिन यहाँ ये हमारा ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ है, इसलिए ट्रांजिशन हो गई N2 पाई स्टार। इसमें कभी कभी क्या है कि एग्जाम्पल आ जाता है और उसके अंदर हमें ट्रांजिशंस बतानी है, जैसे सपोज हम यही एग्जाम्पल आ जाए, हमारा एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है, इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजिशन होगी, तो सिग्मा 2 सिग्मा स्टार तो होगी ही, चूँकि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई टू पाई ट्रांजिशन नहीं होगी, क्योंकि कार्बन, और इसमें हमें बेसिकली ये देखना है कि कार्बन कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है तब ये ट्रांजिशन होगी। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिशन नहीं होगी। N2 सिग्मा स्टार होगी, क्योंकि कार्बन यहाँ इस वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, तो N2 सिग्मा स्टार भी होगी। अब N2 पाई स्टार भी होगी, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये सिंगल से है इसलिए N2 सिग्मा स्टार भी है, ये डबल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ है इसलिए N2 पाई स्टार भी है। तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। डिटेल में आप जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के नाम से वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारी क्या है, 4 तरह की शिफ्ट होती हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक, हाइपर और हाइपो। ये एक डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रहा है, इस तरफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है। तो पहला इफेक्ट हमने लिया बैथोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक को हमने रेड शिफ्ट भी कहा। तो हम जैसे इधर चलेंगे तो क्या बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, इधर चलेंगे तो क्या है, वेवलेंथ घटेगा, इधर चलेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, इधर चलेगी तो घटेगी। पहली शिफ्ट बैथोक्रोमिक क्या होगी, ये वो इफेक्ट है जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स जो है लोंगर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इधर शिफ्ट हो रहा है, ये हो गई बैथो। जहाँ वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा वहाँ होगा हिप्सो। जहाँ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी वो हो गई हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, जहाँ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन घटेगी वो हो गई हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये हमारी 4 शिफ्ट है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है आपका कि डिस्कस, सिंपल क्वेश्चन आता है डिस्कस एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। डिटेल में अगेन आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इनका, तीनों का वीडियो का, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का भी, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम का भी और एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट का भी। एक बार ये भी क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ट्रांजिशन बतानी है हमें सारी। ऑल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट, वो हमें 4 शिफ्ट बतानी है, वो भी डिस्कस हमें इसके अंदर करनी है। अब नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है हमारी IR के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक तो मोड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है और एक फिंगरप्रिंट रीजन के ऊपर क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह का आता है, शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का आता है कि आपका कोई 2 मॉलिक्यूल दे देंगे, इनमें से कौन सा आपका IR एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा IR एक्टिव है, N2 IR इनएक्टिव है, क्यों। अब हमारा किसी मॉलिक्यूल के लिए IR एक्टिव होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट का होना ज़रूरी है। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और N2 चूंकि एक ही जैसा है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड IR एक्टिव है और N2 हमारा आपका जो है इनएक्टिव है। इसमें जो डिटेल क्वेश्चन आता है उसके साथ भी ये चीज़ जुड़ के आती है कि आपका 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे कि इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा IR एक्टिव है और क्यों, और डिफरेंट तरह के मोड ऑफ वाइब्रेशन हमें डिस्कस करने हैं। अब इसके अंदर यदि हम देखें तो चूंकि H2 के अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, इनएक्टिव, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है एक्टिव, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है, ये भी एक्टिव, और H2 भी हमारा क्या है IR एक्टिव है।
अब इसके लिए रीज़न क्या है, क्योंकि वो जिसके पास डायपोल मोमेंट होता है वो IR एक्टिव होता है। मोड ऑफ वाइब्रेशन हम अभी डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे बेसिकली 2 तरह के मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, एक स्ट्रेचिंग और एक बेंडिंग। स्ट्रेचिंग के अंदर क्या है, बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है, और बेंडिंग के अंदर बॉन्ड एंगल में चेंज आता है। स्ट्रेचिंग का मतलब है किसी चीज़ को स्ट्रेच करना, बेंडिंग का मतलब है बेंड करना। अब हम किसी चीज़ को मोड़ेंगे तो उसके ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे तो बॉन्ड लेंथ के अंदर चेंज आएगा। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तब होगा जब हम क्या है, एक को स्ट्रेच कर दें। असिमेट्रिकल का क्या है कि दोनों को या तो स्ट्रेच करें हम, मतलब एक सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में, या तो दोनों को स्ट्रेच करें या दोनों को कंप्रेस करें, लेकिन दोनों के साथ एक ही तरह का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो है सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में क्या है, एक को स्ट्रेच करें, एक को कंप्रेस करें, इसे कंप्रेस करें, इसे स्ट्रेच करें, मतलब एक को खींचना और एक को दबाना, ये हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब जो बेंडिंग है ये हमारी 4 तरह की है। पहले सिसरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। सिसरिंग में क्या है, दोनों एटम या तो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे या एक दूसरे से फार अपार्ट जाएंगे सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में। अब चूंकि इसके अंदर बॉन्ड एंगल में चेंज आना है तो या तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे या दोनों एक दूसरे से फार अपार्ट जाएंगे। रॉकिंग में क्या है, दोनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। अब या तो ये इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे, लेकिन दोनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, ये हो गया हमारा रॉकिंग। वैगिंग में क्या है कि सेंट्रल एटम से अटैच दोनों एटम या तो हम प्लेन के ऊपर मूव करेंगे या प्लेन के नीचे। प्लस माइनस से, जो प्लस के से हमने डिनोट किया है प्लेन के ऊपर, माइनस से दिखाया प्लेन के नीचे, तो ये दोनों प्लेन के ऊपर हैं या ये दोनों प्लेन के नीचे हैं। ट्विस्टिंग के अंदर क्या है, ट्विस्ट करना किसी चीज़ को, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ये प्लेन के नीचे ये प्लेन के ऊपर, तो दोनों का मूवमेंट क्या है, डिफरेंट होगा। अब एक क्वेश्चन एक बार ये आया है डिटेल क्वेश्चन में, मोड ऑफ वाइब्रेशंस बताने हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ऑल्सो सिग्निफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ फिंगरप्रिंट एंड फंक्शनल ग्रुप रीजन। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने 2 रीजन में डिवाइड किया है, एक तो फंक्शनल ग्रुप का रीजन और एक फिंगरप्रिंट का रीजन। फंक्शनल ग्रुप का रीजन क्या है, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है उसकी वजह से उसकी क्या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज करो मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप है, अब वो OH ग्रुप यदि मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो वो 3600 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में एब्जॉर्प्शन जरूर शो करेगा। यदि इस रेंज में एब्जॉर्प्शन आ रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से कीटोनिक यदि 1700 की रेंज में एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है तो मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप जरूर है। अब जो फिंगरप्रिंट रीजन है ये 1400 से लेकर 650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का होता है। ये क्या हमारा आपका सिग्निफाई करता है, जैसे सपोज करो हमने कहा कि मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप है तो इस रेंज में वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ये OH हमारा क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये बेंजीन के न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, ये पता चलेगा हमें फिंगरप्रिंट रीजन से। फिंगरप्रिंट रीजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पेसिफिक होती है हमारी, जैसे हर एक आदमी के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते, इसी तरह से फिंगरप्रिंट रीजन की फ्रीक्वेंसी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं मिलती। जैसे हम फिंगरप्रिंट से आदमी को आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरह से फिंगरप्रिंट की फ्रीक्वेंसी से हम मॉलिक्यूल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज करो हमने कहा कि इथेनॉल की फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 1250 हो गई, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल की उस रेंज में नहीं होगी। यह है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन, इसके बारे में भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी है NMR। इसके अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शील्डिंग डीशील्डिंग है, नंबर ऑफ सिग्नल, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स और TMS को हमने रेफरेंस क्यों लिया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ सिग्नल और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हमें उसके नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने हैं और उसके स्प्लिटिंग बतानी है। जैसे कि सपोज करो एक हमने एग्जाम्पल, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर NMR सिग्नल बताने हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जितने तरह के हाइड्रोजन होते हैं उतने ही NMR सिग्नल देगा। अब ये तीनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन के ऊपर अटैच हैं तो एक जैसा सिग्नल देंगे, ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हैं तो एक सिग्नल ये देंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन भी हमारे क्या हैं, अब ये यदि दोनों ही एक जैसे एनवायरनमेंट में होते तो एक सिग्नल देते। अब ये वाले जो ये वाला कार्बन इधर Br से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट अलग होगा, इन दोनों का एनवायरनमेंट अलग होगा। तो ये 3 NMR सिग्नल देगा, एक इन तीनों हाइड्रोजन के लिए, एक इन दोनों हाइड्रोजन के लिए, एक इन दोनों हाइड्रोजन के लिए, ये 3 NMR सिग्नल देगा। अब यदि हम इसकी बात करने लगे COCH3 डाइमिथाइल ईथर, अब ये केवल एक ही NMR सिग्नल देगा क्योंकि दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप का एनवायरनमेंट एक जैसा है। इस CH3 का भी आपका इधर ऑक्सीजन है, इस वाले CH3 के भी इधर ऑक्सीजन है, दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है, इसलिए ये हमारा क्या है, एक NMR सिग्नल देगा। इसके लिए भी हमारी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, वीडियो
आपकी अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है हमारा। अब एक बार ये क्वेश्चन आया है, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड देयर स्प्लिटिंग पैटर्न। अब इसमें सिग्नल के साथ साथ स्प्लिटिंग पैटर्न भी बताना है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आता है नंबर ऑफ सिग्नल और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स के ऊपर। पहला एग्जाम्पल है हमारा CH3CCl2CH3। ये हमने खोल के बना लिया, स्ट्रक्चर इस तरह से बना। हमें बताना है कितने NMR सिग्नल है और स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है। अब चूंकि दोनों का एक ही जैसा एनवायरनमेंट है, जैसा एनवायरनमेंट इसका है ऐसा एनवायरनमेंट इसका है, तो केवल ये एक NMR सिग्नल देगा। अब ये स्प्लिटिंग होती है हमारी, स्प्लिटिंग का क्या सिस्टम है, सिग्नल हमारे टूट जाते हैं किसकी वजह से, यदि उसके बराबर वाले के पास हाइड्रोजन हो तो हमारा क्या है, तब सिग्नल की स्प्लिटिंग हो जाती है। इस केस में क्या है, इस वाले कार्बन के पास जो है, इस वाले कार्बन के बराबर में जो कार्बन है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इन सिग्नल्स की स्प्लिटिंग नहीं होगी। इसी तरह से इन वाले हाइड्रोजन के बराबर में इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इनकी भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो इस केस में नो स्प्लिटिंग। जो अगला एग्जाम्पल हमने लिया है CH3OCH2CH3, कितने NMR सिग्नल हैं, 3, एक इनके लिए, एक इनके लिए, एक इनके लिए, तो 3 NMR सिग्नल हो गए। अभी तो स्प्लिटिंग की बात करने लगे हमारी, तो अब ए वालों के लिए के बराबर में कोई कार्बन नहीं है, तो कोई प्रोटॉन ही नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब बी के बराबर में सी तरह के प्रोटॉन है, इधर तो है ही नहीं, इधर वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, और कितने हाइड्रोजन है, 3। इसमें फॉर्मूला लगता है N+1, N है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब बी के बगल में जो कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 3, 3 + 1 = 4। तो जो बी के सिग्नल स्प्लिट होंगे वो 4 के सेट में होंगे, 4 के सेट को हम क्वार्टेट कहते हैं, तो बी की जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, 4। अब सी की देखें, ये वाला, इसके बराबर में कितने प्रोटॉन है, कार्बन है उस पर कितने प्रोटॉन है, 2, तो हमने फॉर्मूला लगाया N+1, तो 2 + 1, तो इसके सिग्नल कितने में स्प्लिट होंगे, 3 में। तो इस तरह से हम सिग्नल की स्प्लिटिंग देखते हैं, कितने में हमारा सिग्नल स्प्लिट हुआ। इसके बारे में डिटेल में वीडियो है, हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आया है, 2 आइसोमर्स X and Y हैव मोलिकुलर फार्मूला C3H6O, गिव IR बैंड नियर 3550 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1717 सेंटीमीटर इनवर्स रेस्पेक्टिवली, असाइन स्ट्रक्चर फार्मूला टू X and Y कंसिस्टेंट विद देयर IR एब्जॉर्प्शन। ये बताना है X क्या मोलिकुलर, Y क्या है। अब ये जो बैंड होता है हमारा जो है 3550, ये हमारा बैंड आता है OH ग्रुप की वजह से। इसका मतलब X जो पहले वाला कंपाउंड है उसके पास OH ग्रुप है। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन है उसके पास, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो वो किस तरह से अरेंज है, तो इसका मतलब क्या है, वो इथेनॉल है हमारा मॉलिक्यूल, जो कि उसके अंदर ये जो ये वाला बैंड है ये बता रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप ज़रूर प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, इथेनॉल। इसी तरह से Y के अंदर उसने कहा, दूसरे के अंदर क्या है, 1717 के सेंटीमीटर इनवर्स में वो हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, और ये पीक होती है हमारी CO ग्रुप की, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एक CO ग्रुप प्रेजेंट है, ये फॉर्मूला है, तो ये इसका अंदर मे भी उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा ये हो सकता है। अगेन फिर एक NMR सिग्नल्स के ऊपर, सिग्नल्स और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पे हर साल क्वेश्चन आता है। NMR सिग्नल्स बताने हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। हमने स्ट्रक्चर बना लिया, CH3CH, इसके साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ है, CH2CH2, तो इसके अंदर कितने NMR सिग्नल होंगे, एक इसके लिए, क्योंकि सबका एनवायरनमेंट हमारा डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 NMR सिग्नल देगा हमारा ये। अभी एक डिटेल क्वेश्चन आया है, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे 2 हैं। एक तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल क्या है, और एक टेट्रा मिथाइल सिलेन को हमने रेफरेंस क्यों लिया है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जिस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोजन को रेफरेंस लेते हैं कि हर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसी तरह से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमने TMS को रेफरेंस लिया है, इसे टेट्रा मिथाइल सिलेन को TMS कहते हैं, इसे हमने रेफरेंस लिया है। तो इसके कुछ रीज़न है कि हमने इसे रेफरेंस क्यों लिया है। जैसे हमने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेफरेंस लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो इसी तरह से हमने इसे रेफरेंस क्यों लिया है, तो पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है। दूसरा अगेन यही है कि हमें इसके सिग्नल बताने हैं और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल बतानी है, पहला पार्ट। इसके 4 रीज़न हैं कि TMS को हमने रेफरेंस क्यों दिया। ये इसका स्ट्रक्चर है, इस सिलिकॉन एटम के चारों वैलेंसीज पे CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मिथाइल सिलेन। अब क्या रीज़न है हमने इसे रेफरेंस लिया। पहला रीज़न, इसके पास 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, 3 3 6 3 9 और 3 12, और 12
क्योंकि चारों मिथाइल ग्रुप एक ही जैसे एनवायरनमेंट में है, तो 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसलिए शार्प इंटेंस पीक देता है लो कंसंट्रेशन पे भी। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये CH3 इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगने की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोड्यूस हो जाती है हमारी, और इस वजह से जो है आपका जो है TMS का जो प्रोटॉन है वो 0 फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट हो जाता है। ये हम जो है जहाँ शील्डिंग डीशील्डिंग पढ़ते हैं वहाँ पे हम पढ़ते हैं ये चीज़ कि हमारा ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लगने का क्या इम्पैक्ट होता है और डोनेटिंग लगने का क्या इम्पैक्ट होता है। तो फिलहाल हमें यहाँ इतना ही पढ़ना है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लगने की वजह से मैक्सिमम डेंसिटी होती है प्रोटॉन्स के चारों तरफ। इस वजह से हमारा क्या है, TMS का जो प्रोटॉन है वो लो फ्रीक्वेंसी पे भी रेजोनेट कर जाता है 0 पे। जैसे वहाँ हम, इसलिए हमें रेफरेंस क्यों लिया, हमने उसे रेफरेंस क्यों लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, चूँकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 था, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, इसलिए हमने इसे रेफरेंस लिया है। तीसरा रीज़न ये है, ये इनर्ट है, हाईली वोलेटाइल है। हम जिस सैंपल को हमें, और ये जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जनरली क्या है, सॉल्युबल है सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो किसी का डिटेक्ट करना है तो उसके अंदर हम इसे डिसॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या है उसे एवोपरेट कर देते हैं, चूँकि हाईली वोलेटाइल है। तो इनर्ट और वोलेटाइल है और सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ये 4 रीज़न है जिस वजह से हमने इसे रेफरेंस लिया। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली सेमेस्टर्स में पूछा जाता है कि TMS को हमने रेफरेंस क्यों लिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसके, सिग्नल्स और सिग्नल्स की स्प्लिटिंग। पहला एग्जाम्पल CH3 होल थ्राइस COCH3, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब इसके अंदर हमारे क्या है, 2 NMR सिग्नल होंगे, एक तो इस वाले, ये तीनों का तो एक जैसा एनवायरनमेंट है मिथाइल का, क्योंकि ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। अब इस मिथाइल का इनके जैसा एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि ये इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो इन तीनों के लिए एक सिग्नल और एक सिग्नल इसके लिए, तो 2 NMR सिग्नल देगा ये। कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि बराबर में प्रोटॉन नहीं है। इन हाइड्रोजन के बराबर में कार्बन है, उस पर कोई प्रोटॉन नहीं है। इसी तरह से इसके नेबर में भी यही है, इसके तरह से इसके नेबर में भी यही है। अब इनके प्रोटॉन बराबर में, इधर ऑक्सीजन है, कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल लिया CH3 CH Cl CH2 Cl, ये एग्जाम्पल लिया। अब इसके अंदर 3 NMR सिग्नल हैं, 1 2 3। अब सिग्नल की स्प्लिटिंग देखें, A के नेबर में B तरह के प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, तो 1 + 1 = 2। अब इसी तरह से C के नेबर में भी B ही तरह के प्रोटॉन है, अगेन एक ही प्रोटॉन है, 1 + 1 = 2, चूँकि फॉर्मूला हम वही n+1 का लगाएंगे। अब B के नेबर में दोनों तरफ प्रोटॉन है, इधर भी और इधर भी, और दोनों अलग अलग हैं। तो एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है, दोनों का अलग अलग निकालेंगे, इधर 3 + 1, इधर 2 + 1, तो इसके आपके 12 सिग्नल हो गए। और 12 को हम जब 3 से ऊपर होते हैं तो उसे सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट ना कह के, हम 3 से ऊपर होते हैं उसे हम क्या है, मल्टीप्लेट कहना शुरू कर देते हैं। तो आपका 3 NMR सिग्नल देगा ये। इन 3 H के लिए हमारा क्या है, डबलेट 2। इसी तरह से इन 2 H के लिए डबलेट, और इस वाले 1 H के लिए हम क्या देगा, वो मल्टीप्लेट देगा। अगला एग्जाम्पल CH3 एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है। इसके पास 2 NMR सिग्नल है, एक इस CH3 के लिए, एक इस H के लिए, लेकिन सिग्नल की कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन ने इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है और इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, इसलिए कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। इसी तरह से फिनॉल के अंदर भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। 2 NMR सिग्नल देगा, एक इस बेंजीन के हाइड्रोजन्स के लिए, एक इस OH, इस वाले OH वाले H के लिए। सिग्नल की स्प्लिटिंग नहीं हो, इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। स्प्लिटिंग हमेशा होती है यदि उसके पड़ोस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम होता है, उस केस में स्प्लिटिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती। और उस केस में भी तब कि जब उसके पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अब हमें ये भी कह सकते हैं जो कि बेंजीन वाले में इसके बराबर में प्रोटॉन है, तो वो स्प्लिटिंग का भी कंडीशन ये है कि स्प्लिटिंग कब होगी वो सिग्नल की, जब उसके बराबर में अनइवन प्रोटॉन है। मतलब कहने का ये, यदि उसी के जैसे प्रोटॉन है, जैसे कि हम CH में देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, सारे CH तो सारे के सारे एक ही जैसे हैं। अब जब एक जैसे होते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते, एक जैसे होते हैं तो कोई सिग्नल की स्प्लिटिंग नहीं होती। सिग्नल की स्प्लिटिंग जब होती है जब अलग तरह के प्रोटॉन होते हैं, जैसे कि हमने इसे पिछले वाले एग्जाम्पल में दिखाया, ये 3 अलग तरह के हैं, ये एक अलग तरह का है, ये अलग, क्योंकि तीनों के लिए 3 तरह के सिग्नल है, इसलिए सिग्नल की स्प्लिटिंग हो रही है। यदि एक ही जैसे होंगे उस केस में सिग्नल की स्प्लिटिंग नहीं होगी। जैसे इस बेंजीन के अंदर इस बेंजीन न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स की स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे एक ही जैसे हैं। डिस्टर्बेंस तब क्रिएट होता है जब एक जैसा है, दूसरा दूसरे तरह का है, तब होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है, शील्डिंग और डीशील्डिंग के बारे में एक आध दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। तो शील्डिंग क्या है, डीशील्डिंग क्या है।
किसी मॉलिक्यूल को हम, अब ये शील्डिंग डीशील्डिंग भी आप डिटेल में ऑलरेडी एक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वीडियो का, वहाँ पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा सा बस ब्रीफ पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, सेमेस्टर्स में यदि आता है तो इतना लिखना हमारे लिए कंपलसरी है, सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे। किसी मॉलिक्यूल को हम यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलेट होने शुरू हो जाते हैं और एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसे हमने कहा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यदि वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने मॉलिक्यूल को उठा के रखा, तो दो तरह के फील्ड हो गए। एक तो जो हम फील्ड बाहर से दे रहे हैं, एक उसने खुद ने जनरेट किया। क्यों जनरेट किया? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जिसे हमने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहा, और एक बाहर का मैग्नेटिक फील्ड। यदि वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं तब तो होती है हमारी शील्डिंग, और इसकी वजह से जो है जो मॉलिक्यूल का अपना खुद का जो फील्ड, एक्चुअल फील्ड फेल्ट बाय द प्रोटॉन, वो हमारा क्या है, घट जाता है। मतलब कहने का ये है, यदि दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं तब तो होती है शील्डिंग। और यदि वो दोनों मिलके एक हो जाते हैं, मतलब उसे रेनफोर्स करना होता है, बढ़ाना, उसे बढ़ोतरी देना। तो यदि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक साथ मिल जाते हैं, उस केस में होगी डीशील्डिंग। शील्डिंग की वजह से हमारे क्या है, एब्जॉर्प्शन अप फील्ड की ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और डीशील्डिंग की वजह से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन अप फील्ड, और डीशील्डिंग क्या है, आपका नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। इसी शिफ्ट को हमने एनएमआर सिग्नल की इसी शिफ्ट को कहा हमने केमिकल शिफ्ट। तो बस दो बातें हमें याद रखनी है। शील्डिंग कब होगी? जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे। डीशील्डिंग तब होगी जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों मिलके एक हो जाएंगे। और ये जो है शील्डिंग की वजह से एब्जॉर्प्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, डीशील्डिंग की वजह से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इस शिफ्ट को ही हमने केमिकल शिफ्ट कहा। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें फ्रीक्वेंटली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हैविंग इवन नंबर ऑफ क्युमुलेटिव डबल बॉन्ड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वेरियस कंपाउंड हैविंग ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब ये है, क्युमुलेटिव डबल बॉन्ड मतलब जो एक एडजेसेंट डबल बॉन्ड के लिए बात हो रही है, वो आपका यदि इवन संख्या में है तो वो क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यदि ओड संख्या में है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब थर्ड यूनिट पे आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट है। इसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स के बीच में डिफरेंस आ जाता है। एक लेड एसिड बैटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेमेस्टर्स में हर साल क्वेश्चन आता है, इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, यही क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, बेसिकली लॉन्ग ही क्वेश्चन है, ये शॉर्ट गलती से लिखा गया, लॉन्ग ही क्वेश्चन आता है। डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड केमिस्ट्री ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड बैटरी। लेड की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन लिखनी है, सेल का डायग्राम बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। थोड़ा सा ब्रीफ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी आप डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट आता है इसका, ये क्वेश्चन एक बार ये क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी कह लें, सेल कह लें की बात है यहाँ पे, क्योंकि आपका पहला पार्ट जो है दोनों के बीच में अंतर बताना है प्राइमरी सेकेंडरी सेल के अंदर। दूसरा पार्ट जो है लेड स्टोरेज बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन लिखनी है। तो प्राइमरी सेल वो हैं जिनका सेल रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं है, जिन्हें हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे ड्राई सेल है हमारी, मरकरी सेल है। सेकेंडरी सेल्स वो हैं जिनका सेल रिएक्शन रिवर्स है और जिन्हें हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी लेड स्टोरेज सेल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर। सेकेंड पार्ट, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की हमें रिएक्शन करनी है। पहला ये डायग्राम, ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है H2SO4, ये हमने क्या है लेड की ये प्लेट ली हुई है, इसका एनोड बनाया हुआ है, PbO2 का दूसरा इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, इसका कैथोड बनाया हुआ है, ये इसका डायग्राम बनाना है। अब जब बैटरी की डिस्चार्जिंग होगी तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव मिलके PbSO4 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है कैथोड पे पहुंच जाएंगे, और वो आपका कैथोड क्या बना रखा है PbO2 का, PbO2 और ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से सॉल्यूशन से क्या लेगा 4H प्लस SO4, ये सब मिलके क्या बना लेंगे PbSO4। ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं, बस किसी एक की रिएक्शन हमें याद करनी है, डिस्चार्जिंग की कर लें चाहे चार्जिंग की कर लें। हमने डिस्चार्जिंग की ये दोनों रिएक्शन याद कर ली। अब चार्जिंग में क्या होगा, एनोड का तो कैथोड बन जाएगा और कैथोड का एनोड बन जाएगा, और इधर की रिएक्शन इधर हो जाएगी, इधर की इधर।
सेम आपका रिवर्स हो जाएगा। अब क्या किया हमने, एनोड को कैथोड कर देंगे। अब सपोज करो ये रिएक्शन यहाँ एनोड पे हो रहा है Pb + SO4, अब ये रिएक्शन हमारा रिवर्स हो जाएगा, ये रिएक्शन पहुँच जाएगा कैथोड पे, और उल्टा ये चीज़ उधर इधर थी, ये इधर थी, तो इधर की इधर, इधर की इधर, चार्जिंग का बिल्कुल डिस्चार्जिंग से अपोजिट है। एनोड का कैथोड कर देना है, कैथोड का एनोड कर देना है, इस साइड की इधर और इधर की इधर, मतलब दोनों को हमें इंटरचेंज कर देना है। तो हमें कोई एक याद कर लेनी है, चाहे तो हम डिस्चार्जिंग की याद कर लें, चाहे चार्जिंग की याद कर लें, दूसरी हम बिल्कुल बना के लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल सेमेस्टर्स में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कोरोजन। कोरोजन के अंदर जो डिटेल क्वेश्चन आता है वो आता है वेट थ्योरी ऑफ कोरोजन के ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन जिसे कहते हैं, इसके ऊपर भी जनरली हर साल ही क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन है। एक तरह का क्वेश्चन इसमें बार बार रिपीट होकर आता है, जैसे आई क्वेश्चन आया है कि एक नेल का जो पार्ट है जो वुड के अंदर है वो इजीली कोरोड हो जाता है, क्यों? इसका रीज़न है हमारा, इसके अंदर चलता है हमारा डिफरेंशियल एरिएशन का फिनोमिनन, जिसे हमने डिफरेंशियल एरिएशन कोरोजन कहा। जो नेल के अंदर का पार्ट है वो हमारा क्या है, इन नेल पार्ट इनसाइड वुड कोरोड बिकॉज इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेता है एक्सपोज पार्ट के साथ, मतलब दो पार्ट हो गए, एक वुड के अंदर और एक वुड के बाहर। तो हमारा क्या है, एक का एनोड एक का कैथोड, तो पूरी हमारी क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगी, तो वो हमारा क्या है ईजिली कोरोड हो जाती है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ए प्योर मेटल रोड यदि हम उसे पानी में आधी डिप कर दें तो वो आपका जो पानी के अंदर वाला पोर्शन है वो इजीली कोरोड होना शुरू हो जाता है, क्यों? उसका रीज़न ये है, अ प्योर मेटल रोड हाफ इमर्स्ड इन वाटर कोरोड एट द बॉटम ड्यू टू, अगेन वही डिफरेंशियल एरिएशन की वजह से जो बॉटम वाला पार्ट है वो तो एनोड बन जाएगा और जो ऊपर का पार्ट है वो कैथोड का बन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगी और वो हमारा क्या है सेल का रिएक्शन शुरू हो जाएगा और वो कोरोड होनी शुरू हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह का आता है हमारा। जो डिटेल क्वेश्चन आता है वो हमारे क्या है, मेनली जो आता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन के ऊपर आता है, जिसे वेट थ्योरी ऑफ कोरोजन भी हमने कहा। कोरोजन के बारे में हम डिटेल में वीडियो में पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं आता, बस सिंपल सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है उसी के अंदर आपका सेटिंग प्रोसेस आ जाता है। ये क्वेश्चन आता है पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग बतानी है, उसकी सेटिंग की रिएक्शन लिखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर साल आता है। इसके बारे में भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वीडियो के बारे में, वहाँ आप इसका पूरा सिंथेसिस पढ़ सकते हैं, किस तरह से पोर्टलैंड सीमेंट बनता है, किस तरह से उसकी सेटिंग होती है। नेक्स्ट चौथी यूनिट जो है वाटर टेक्नोलॉजी की, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्लज और स्केल फॉर्मेशन पे है। वाटर सॉफ्टनिंग के जो 3 टेक्निक हैं, लाइम सोडा प्रोसेस है, जियोलाइट प्रोसेस है और आयन एक्सचेंज मेथड है, और इसके न्यूमेरिकल। वाटर टेक्नोलॉजी में से न्यूमेरिकल हमारे ज़्यादा आते हैं। जैसे छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे सपोज ये क्वेश्चन आया, वाई जियोलाइट सॉफ्टनर इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑब्टेनिंग फीड वाटर फॉर हाई प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर बॉयलर्स के अंदर हम जियोलाइट सॉफ्टनर क्यों नहीं यूज़ करते सॉफ्टनिंग के प्रोसेस के लिए? तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये कास्टिक इम्प्योरिटीज़ हमारा देता है, क्योंकि इसके अंदर से जो सोडियम सॉल्ट जो है आपका, हमारा जो जियोलाइट प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखते हैं कि इसके अंदर से जो वाटर निकलता है उसके अंदर सोडियम आयन क्या है हमारे एक्सेस में आ जाते हैं। तो आपका क्या है, ये कास्टिक इम्प्योरिटीज़ पानी को देता है, तो इस वजह से क्या है कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से जो है जियोलाइट सॉफ्टनर आरंट रिकमेंडेड फॉर हाई प्रेशर बॉयलर्स बिकॉज दे ऐड सिग्निफिकेंट सोडियम सॉल्ट। सिग्निफिकेंट Na+ उससे निकलता है, जहाँ सोडियम प्रोसेस आप पढ़ेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं इन सब वीडियो के, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। छोटा जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो कोई एक आपका हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट दे दिया गया, उसकी हार्डनेस निकालनी है। जैसे सपोज ये हमारा एक एग्जांपल आया था, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग इम्प्योरिटी ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट 81 mg, ये उसकी स्ट्रेंथ है। तो हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ CaCO3 अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जिसकी हमें निकालनी है। CaCO3 का हमें पता है मोलिकुलर मास जो होता है वो 100 होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हम निकाल लेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है हमारा, इसका 40 आपका, और इसी तरह से हम सबका जोड़ के निकाल लेंगे। हमने निकाला 162 निकला, तो इससे हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो इसकी हमारी हार्डनेस निकल के क्या आ गई 50 mg।
एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, यूनिट कन्वर्जन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। mg पर लीटर से ppm में करना है, डिग्री क्लार्क में करना है, डिग्री फ्रेंच में करना है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है उसे डिग्री फ्रेंच में करना है। तो ये जो हमने क्लार्क में कर दिया है, इसे डिग्री फ्रेंच में करने के लिए उसे क्या है 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 mg पर लीटर 1 mg में हमारे 0.07 डिग्री क्लार्क होते हैं। यदि फ्रेंच की बात करने लगे तो 0.1, तो हम फ्रेंच में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है बाय द मिस्टेक क्लार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है 3.1 डिग्री क्लार्क हो गया हमारा, CL क्लार्क के लिए आया है यूनिट। डिग्री फ्रेंच में करेंगे तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रह जाएगा 5 mg पर लीटर रह जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके यूनिट कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। या सिंपल कोई आपका सॉल्ट दे दिया, उसके अंदर हार्डनेस निकालनी है। एक इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस में काल्गन कंडीशनिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि स्केल फॉर्मेशन को रोकने के लिए काल्गन कंडीशनिंग जो यूज़ की जाती है उसकी क्या रिएक्शन है। तो काल्गन क्या करता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है कैल्शियम सल्फेट के साथ। ये रिएक्शन हमने उसके अंदर लिखनी है, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो इसके अंदर डिटेल क्वेश्चन आते हैं वो आता है लाइम सोडा प्रोसेस के ऊपर, स्केल कैसे बनते हैं बॉयलर में, उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और आयन एक्सचेंज प्रोसेस, और एक आपका जो है जियोलाइट प्रोसेस, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऑलरेडी आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी वीडियो आपकी हैं, तो वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूल के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, जनरली हर साल ही क्वेश्चन आता है बॉम्ब कैलोरीमीटर पे। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और HCV और LCV की डेफिनेशन, या कभी कभी कैलोरीफिक वैल्यू की भी खाली डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है। जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमें पता है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को हम HCV कहते हैं और नेट कैलोरीफिक वैल्यू को LCV कहते हैं। अब HCV क्या है, हमारी जो एक यूनिट मास और वॉल्यूम फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो जो टोटल हीट आपकी लिबरेट होती है, और उसमें भी जो हमारी कंबशन के प्रोडक्ट हैं उन्हें हमने क्या किया, उन्हें रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। तो वो होगी जो उससे क्या है, उसके जो यूनिट मास और वॉल्यूम को बर्न करने से जितनी हीट जनरेट हुई उसे हमने कहा हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और यदि कंबशन के प्रोडक्ट को हम अलाउड टू एस्केप कर दें, निकाल देते हैं, तो उस केस में जो हमारी हीट जनरेट हो गई, मतलब जो फ्यूल के जलने से जो हमारी हीट जनरेट हुई वो हो गई हमारी LCV, लो कैलोरीफिक वैल्यू, और या नेट कैलोरीफिक वैल्यू कह लें उसे। तो इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है, ग्रोस और नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। जो डिटेल क्वेश्चन आता है वो आपका जो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के पैरामीटर्स हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के कौन कौन से पैरामीटर हैं, मॉइस्चर कैसे डिटेक्ट मॉइस्चर परसेंट कैसे निकालते हैं, वॉलेटाइल मैटर परसेंट कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कार्बन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वीडियो का, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसका डायग्राम बनाना है, लेबल डायग्राम बनाना है, और उसकी वर्किंग हमें एक्सप्लेन करनी है। इसका भी लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब लास्ट वाली यूनिट पे आते हैं, पॉलीमर्स। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंडक्टिंग पॉलीमर्स के ऊपर भी जनरली हर साल ही क्वेश्चन आता है कि आपका कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या हैं, उसका क्लासिफिकेशन और उसके एप्लीकेशंस के ऊपर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के ऊपर भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, ये कुछ पॉलीमर्स हैं, कुरिकुलम में आपके और भी ज़्यादा है, लेकिन इनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नायलॉन 6, PTFE जिसे टेफ्लॉन भी कहते हैं, PMA जिसे लुसाइट कहते हैं, और बैकेलाइट जिसे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, ब्यूनोएन, ब्यूनोएस, नियोप्रीन और डेक्रेन को टेरिलीन भी कहते हैं, PET भी कहते हैं, आपका पोलिस्टर भी कहते हैं। इनके ऊपर आपका इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक कंडक्टिंग पॉलीमर, एक आपका इनमें से कोई 2-3 की आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। आपके सिलेबस में और भी हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके, नायलॉन 6, और ये जो आपके मेंशन किए गए हैं ये हमारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में एक इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि इथेन हमारा क्या है, पॉलीमर नहीं बनाता लेकिन इथीन बना लेता है। क्यों? क्योंकि इथीन के अंदर हमारा क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या है, उसके पास 2 रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, तो फंक्शनलिटी 2 हो गई। इथेन के पास हमारे केवल सिंगल कार्बन बॉन्ड है, इसलिए वो पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता।
इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है आपका टेक्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में से कि टेक्टिसिटी के बेस पे हमने पॉलीमर्स को कैसे क्लासीफाई किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो टेक्टिसिटी के बेसिस पे पॉलीमर को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है, आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और एटैक्टिक। आइसोटैक्टिक वो हैं जिसमें हमारे जो साइड ग्रुप हैं वो एक ही तरफ अरेंज हैं। सिंडियोटैक्टिक में अल्टरनेट है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। एटैक्टिक में रैंडम है, कहीं ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो साइड ग्रुप जो है रैंडमली अरेंज रहते हैं, उन्हें हमने कहा एटैक्टिक। ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछा जाता है कि टेक्टिसिटी के बेस पे पॉलीमर को क्लासीफाई करना है। ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा जाता है कि वल्केनाइज रबर क्या है, वल्केनाइजेशन का प्रोसेस क्या है। तो रॉ रबर को जब हम सल्फर के साथ हीट करते हैं तो उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो जाती है। इस प्रोसेस को हमने कहा वल्केनाइजेशन। जैसे हमने इसे सल्फर के साथ हीट किया तो ये दोनों चेन क्या है, आपस में इनके बीच में क्या है, क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो गई, ये हो गई वल्केनाइज्ड रबर। इसके बारे में भी डिटेल में आप वीडियो में पढ़ सकते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं आपकी वल्केनाइजेशन के प्रोसेस की, चूँकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है वल्केनाइजेशन के ऊपर भी। शॉर्ट क्वेश्चन में एक बार ये भी आया है, प्रिपरेशन यूजेस नायलॉन 66 की या PTFE की, ये हम अब सब डिस्कस करेंगे। पहला नायलॉन 6 कैसे बनता है, कैप्रोलैक्टम से बनता है ये इसकी। और इसी तरह नायलॉन 66 किससे बनेगा, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन की पॉलीमराइजेशन से बनेगा। इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है, इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, ये क्या है हमारी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से ये उसके यूजेस हैं नायलॉन 66 के और 66 के। इसी तरह PMM में ल्यूसाइड जिसे हमने कहा, ये कैसे बनता है, मिथाइल मिथाइक्राइलेट के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये सब इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यूजेस हैं। इसी तरह से ब्यूनाइन, ये कैसे बनता है, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसके यूजेस हैं, चूँकि इसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा क्या है, ब्यूनाएन, ये कैसे बनता है, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। अगेन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ साथ जुड़ के क्वेश्चन में आती है। ये नियोप्रीन है, क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसमें इनके स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन केस यदि प्रॉपर्टीज़ हम नहीं लर्न कर पा रहे हैं तो जैसे हमें देखना है कि वो हमारा बेसिकली नेचर किस तरह की है। जैसे नायलॉन है, नायलॉन 6 क्या है, बेसिकली फाइबर है, तो हम फाइबर की प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, फाइबर हमें पता है कि हमें कहाँ यूज़ में होता है, क्लोथिंग में यूज़ होता है, रोप्स बनाने के काम में आता है, तो वो जनरल हम वहाँ पे जनरल यूजेस और जनरल प्रॉपर्टीज़ हम उसकी डिस्कस कर सकते हैं। यदि पर्टिकुलर भी हम किसी की नहीं याद कर पा रहे हैं, ये नियोप्रीन की हो गई हमारी। PTFE टेफ्लॉन, ये हमारी उसकी जो है किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसका वेल नोन यूज़ हमें पता है कि फ्राइंग पैन की कोटिंग करने के काम में टेफ्लॉन आता है। तो किसी किसी के हमारे क्या है स्पेसिफिक यूज़ भी हैं। जैसे बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट घरों में जो स्विच और प्लग्स बनते हैं वो बेकेलाइट के ही बनते हैं। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन को हम बेकेलाइट कहते हैं। कैसे बनता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। पहले फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड मिलके क्या बनाएगा आपका, ये मोनोमर बनेगा। फिर इनके पॉलीमराइजेशन से यदि वो लीनियर फैशन में मिलता रहेगा, मतलब ऑर्थो वाला आइसोमर, तब नोवेलेक बनेगा। और आपका ऑर्थो और पैरा दोनों मिलके आपका क्रॉस लिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, तब बन जाता है हमारा बेकेलाइट। इसके बारे में भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर इन सब कमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ डिटेल में दी गई है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यूजेस हैं। ये हमारा क्या हो गया, PT डेक्रेंटेरिलीन, इसके कैसे बनता है, टेट्राथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस। अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन, एक तो इनके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा, कंडक्टिंग पॉलीमर्स के ऊपर जैसे बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडक्टिंग पॉलीमर क्या है, एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशंस लिखने हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा कंडक्टिंग पॉलीमर्स का। अगेन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर हमने भी पढ़ा क्या है कि रॉ रबर को सल्फर के साथ हीट कर देते हैं जिससे उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो जाती है, इसे हमने वल्केनाइजेशन कहा। अगेन प्रिपरेशन एंड यूजेस देने हैं किसके, नायलॉन 66 के, बेकेलाइट के, ब्यूनाइन, नियोप्रीन रबर और टेफ्लॉन, ये सब के सब हमारे इंपॉर्टेंट हैं। हमने जो है स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी अभी डिस्कस की हैं, डिटेल में भी पढ़ सकते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख के। एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में ये भी आता है आपका कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में आपका क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये उसके अंदर कुछ डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट हैं, इसके बारे में भी डिटेल में दिया गया है ऑलरेडी आपका। अब एक मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड के अंदर, अल्कोहल्स की प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से होती है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये क्वेश्चन। इसमें बेसिकली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आती है और अल्कोहल्स कैसे बनते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये आती है। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने दिया गया है, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है और उसके रिएक्शन देने हैं इस वाले के किसके साथ, HCHO, CH3CHO और CH3CO CH3। इसमें क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बार बार चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह ये मतलब बेसिकली R ग्रुप है, इसकी जगह CH3 भी लगा सकते हैं, CH2 भी लगा सकते हैं, तो कुछ भी लगा रखा है। हमें क्या है क्वेश्चन में देखना है कि किस तरह का वो हमारा दिया गया है। ये हम CH3 और CH2 भी आ सकता है, मतलब मिथाइल ग्रुप भी आ सकता है और इथाइल ग्रुप भी बेसिकली आ सकता है। तो इसका फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ और एसीटोन के साथ मिलके, फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, एसिटल्डिहाइड के साथ मिलता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, एसीटोन के साथ मिलता है तो टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। तो पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या हैं, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर मेटल डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है उन्हें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन देनी है, RX को अल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम के साथ ड्राई थर में हम रिएक्ट कराते हैं तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। अब इनके प्रिपरेशन बनते कैसे हैं ये, अब यहाँ हमने रिएक्शन जो है इसकी दी हुई है CH3Mg की दी गई है, क्योंकि ये एग्जाम में CH3 जरूरी नहीं CH3CH2 ही आएगा। ये देख लेते हैं हम, यदि CH3CH2 दिया गया है तो यहाँ CH3CH2 लिखेंगे, CH3 दिया गया है तो CH3 लिखेंगे। हमने रिएक्शन जो दिखा रखी है वो CH3 के साथ दिखा रखी है, क्योंकि एग्जाम में ये आपका CH3MgBr भी आ सकता है, CH3CH2MgBr भी आ सकता है। यहाँ जनरली हमने CH3 के साथ दी गई है। तो रिएक्शन जो बेसिकली होता कैसे है, अब चूंकि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इसके अंदर, इसके ऊपर तो क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस मोइटी के पास पॉजिटिव। इसके बारे में ग्रिग्नार्ड की अलग से हमारी वीडियो है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं इसके अंदर जो पोलैरिटी होती है कैसे होती है। अब इसके ऊपर नेगेटिव और MgI के ऊपर पॉजिटिव, तो ये जब ऐसे शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेगा, OMgI यहाँ जुड़ जाएगा। इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। इस तरह का एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगा। जब उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे क्या है, प्राइमरी अल्कोहल हमारा बन जाता है। सेम इसी तरह से हम सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे, किससे, एसिटल्डिहाइड से। यहाँ भी अगेन हमने CH3 लिया गया, इसे हम CH3CH2 भी ले सकते हैं, बस प्रोडक्ट फॉर्मेशन उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ फिर CH3 की जगह क्या लग जाएगा, CH3CH2। तो सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन इस तरह से होती है। टर्शियरी के केस में हम क्या है, एसीटोन को लेते हैं। अगेन यहाँ भी हमने सेम वही लिया हुआ है, CH3 लिया हुआ है, इसकी जगह आप CH3CH2 भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे आपका उसी हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी जिस तरह से आप ग्रिग्नार्ड के अंदर ये चेन लेंथ लेंगे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।